जब आपकी भक्ति का कोई मजाक बनाने लग जाए तो आपको मतलब साबित करने के लिए कि हाँ ईश्वर हमारी बात सुनते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सक्सेसफुल होना बनता है और ज़रूरी भी है। वरना ये जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, उठती हुई उंगलियां जो हैं ये ज़्यादा हो जाती हैं। नमस्कार, जय भोले, आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव। मेरा नाम नितिन। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो दो एक कहानियाँ देखिएगा, सुनिएगा। अगर आपको उचित लगता है, थोड़ा मैं धीरे धीरे आराम आराम से सुनाता हूँ, स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हो कि मैं सबके साथ शेयर करूँ, प्लीज़ मैसेज करना। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर सुनाता हूँ एक ऐसी भक्ति की कहानी जिसने पूरा घर, खानदान बदल दिया। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर आकर शुरू करते हैं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। आज की कहानी बीकानेर से है। बीकानेर में एक घर में शादी होकर एक प्यारी सी बिटिया आती है जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठी है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बहुत ज़्यादा उसके आंखों में कुछ ऐसे सपने हैं जिससे वो घर परिवार खानदान सभी को एक गर्व करना है भाई साहब इस लड़की पर, ऐसा मौका देना चाहती है। बट इसके सारे सपने धीरे धीरे धुंधले हो गए। अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की, पीएचडी कर रखा है, अगर चाहे तो किसी भी जगह, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे और अच्छे खासे पैसे कमा सकती है, प्रोफेसर बन सकती है, बच्चों का भविष्य सुधार सकती है। बट इसको रसोई के अंदर इसका जीवन बिताना है। इसको बहुत सारी मतलब शादी के बाद मतलब इनके पापा ने ऐसा बोल रखा था कि ये या तुझे करना है शादी के बाद करियो, तेरे मन में ये है करने का, शादी के बाद करियो। इन्हें ये था कि शायद शादी हो जाने के बाद मेरे लिए एक सपनों का ऐसा दरवाज़ा खुलेगा कि मैं जो अपने आप को बहुत रिजर्व करे बैठी थी, मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मैं बहुत कुछ करूँगी। बट यहाँ शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 2-3 महीने बाद इनके हस्बैंड की विचारधारा सामने आ गई। पहली बात, तुम औरत हो तो नौकरी तो बिल्कुल नहीं करोगी। शादी से पहले ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, मतलब पहली बात तो यही है। लेकिन और हाँ, ये काफ़ी पुरानी बात है। आज के टाइम में आप जानते ही हैं, हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई आगे बढ़ रहा है। इसमें भेदभाव वाली बात ही नहीं है, कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। लड़के ये नहीं कर सकते, लड़कियां वो नहीं कर सकती, ये सब छोड़िए। इस विषय पे एक बहुत लंबी डिबेट हो सकती है जिसका कोई अंत होगा भी नहीं। होता क्या है कि नाम नहीं बताया इतनी देर से, ज्योति नाम इनका, ठीक है। और इनके जो हस्बैंड हैं ये सुनील है। सुनील भाई साहब वैसे तो अच्छी खासी फैक्ट्री चलाते हैं, लेकिन चलाते मतलब मैनेजर हैं, अपने मालिक नहीं है ये वहाँ के। लेकिन इनमें घमंड ऐसा है कि भाई साहब पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। इनके जो पिताजी हैं सरकारी कर्मचारी थे, रिटायर हुए हैं, तो उससे घर में पेंशन जो आता है उससे मतलब काम चल रहा है। ये जो मैनेजर भाई साहब हैं इतने वो नहीं कमाते जितनी पेंशन आती है, तो आप समझ गए होंगे। फिर भी उनमें गुरूर बहुत ज़्यादा था। मतलब शादी के ठीक 2 महीने ही बीते होंगे और उनका एक अलग टाइप का चेहरा सामने आ गया। वो कभी भी बिना खाए पिए आते ही नहीं थे। मतलब आप समझ रहे हो ना, एक बार हो गया, 2 बार हो गया। काफ़ी अजीब बात हो रही थी कि मैं अपने लिए बहुत सारे सपने लेकर आई थी कि मैं सब पूरे करूँगी, यहाँ तो मतलब कुछ बचा ही नहीं है। पहले तो इनकी इस आदत के बारे में ही नहीं समझ आया। जिसने शादी करवाई थी उसने बताया था जी खाते पीते तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और ऐसे हैं, बड़े प्यारे हैं और लोगों का मान सम्मान करने वाले हैं, बहुत समय से बीकानेर में रह रहे हैं, अपना मकान भी है। बस एक मकान वाली बात सच थी, बाकी सब हवा थी। शादी ब्याह करते में तो भैया आज की डेट में अपनी तरफ से आपको बीच में मतलब आना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, कोई पूछता है ना कोई लड़की हो तो बताना, कोई लड़का हो तो बताना, बिल्कुल मत बताना। अपने मुंह में दही जमा कर बैठ जाओ, क्योंकि कल को कोई बात हो गई, 2-4-6 महीने में वाद विवाद हो गया और भैया मैं अपने घर और तू अपने घर, तो बुरे बनोगे तुम। इसलिए अपने बड़े मुंह से छोटा सा ना कहना सीख जाओ। ज्योति के सपने धीरे धीरे सभी टूट गए। एक बार की बात है, ज्योति की एक फ्रेंड थी अल्पना,
वो इनके घर आई थी मिलने। वो जयपुर में रहती थी, शादी में नहीं आ पाई, तो बीकानेर जब आई तो इनसे मिलने आ गई। इनको देखा ये मुरझाई हुई, मतलब जिनकी शादी होती है आप अगर देखो तो वो दंपति अलग ही दिखता है। लड़के के भी चेहरे पर एक अलग ग्लो दिखेगा, लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश और उसके चेहरे पर एक चमक अलग दिखेगी, और मतलब हाथों की मेहंदी ही बता देती है कि वो कितनी खुश है। उसने उसकी हालत देखी, पुरानी सी कोई साड़ी पहन रखी थी, चेहरे पर कोई चमक नहीं, चेहरे पर एक बिंदी के अलावा किसी तरह का कोई मेकअप नहीं, वरना तो भैया काजल श्रृंगार करने का दुनिया भर का सामान होता है, चेहरा ऐसा चमकता है। हम लोग तो खैर फिल्टर लगा लेते हैं, लेकिन रियलिटी में उसके चेहरे पर वो बात नहीं थी। अल्पना बहुत ख़ास दोस्त है इसकी। जब ये ज्योति के साथ कमरे में बैठी बात कर रही थी, ज्योति की आंखों में आंसू आ गए कि यार सारे सपने अधूरे रह गए, सब कुछ बेकार हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं पाई। तो उसने कहा कि तू अपने हस्बैंड से बात क्यों नहीं करती है जॉब के लिए? मैं भी तो जॉब कर रही हूँ और जॉब के सिलसिले में ही मैं बीकानेर आई हूँ। नहीं, यहाँ इन्होंने मना कर रखा है। एक आपको बात बताते में बड़ा अजीब लगेगा, आपके घर कोई बाहर सामने आता है सब्ज़ी वाला या कोई चीज़ खरीदनी है, आइसक्रीम वाला, कोई भी, तो आप बाहर जाकर ले सकते हो, इन्हें परमिशन नहीं है, ये गेट के बाहर नहीं जा सकती हैं। मतलब ऐसे भी लोग हैं भाई साहब, मुझे नहीं समझ आता। इसने अपना दुख दर्द सब बताया। तो इसने कहा एक बात बता, तू महाकाल को मानती है और महाकाल को मानने वाले किसी से दब के तो कभी नहीं रहते। तुझे तो शुरुआत में ही अगर ऐसी प्रॉब्लम थी तो मना कर देना चाहिए था कि मैं आपके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। तो इसने कहा कि क्या मैं पागल अब तलाक लेकर अलग हो जाऊंगी? अरे डाइवोर्स वगैरह नहीं होता, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। मैं अब यहाँ शादी के जोड़े में आई हूँ तो बस अब अर्थी पे ही निकलूंगी। उसने कहा बस इसी सोच के साथ ना अपने सारे सपनों को चकनाचूर कर दे। तूने अपने घर बताया? कह रहा मम्मी पापा ने बस ये बोल दिया कि अब जो है संसार वही है, हम तेरी मदद कोई नहीं कर सकते। इसने कहा कैसी बातें कर रही हो तू, और कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आंटी? अगर बिटिया की शादी कर दी है तो क्या बिटिया मर गई उनके लिए है? क्या बेकार की बात कर रही है, मैं तेरे हस्बैंड से बात करूं? उसने कहा बिल्कुल मत करियो, वरना हो सकता है कि हाथ भी उठा दें। तो कहती तेरी शादी को अभी 2 महीने हुए हैं, तीसरा महीना चल रहा है, हाथ भी उठा दिया। अरे वो कोई बात नहीं, गुस्सा करते हैं लेकिन प्यार भी करते हैं। प्यार करने वाला कौन सा ऐसा है जो कि तुम्हारे को मतलब फिजिकली हार्म करेगा? क्या बोल रही है? खुद सुन रही है तू अपने आप को? पढ़ी लिखी है, पीएचडी करी है, हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी तू। अरे तू यहाँ जो यूनिवर्सिटी है उसमें जाकर ट्राई करना, प्रोफेसर बनेगी, बढ़िया जॉब है। नहीं पागल तू, अच्छा बता क्या खाएगी? उसने कहा देख मन तो मेरा किसी भी चीज़ का नहीं है, और मैं सही बताऊं ज्योति, बार बार तेरे चेहरे को देखकर मुझे नज़रें नीची करनी पड़ रही हैं। तेरे चेहरे पर मेरी वो पुरानी वाली दोस्त जो खिलखिलाकर हंसती थी वो नहीं दिख रही। मैं ना सच में 2 दिन बाद महाकालेश्वर जा रही हूँ, सिर्फ तेरे लिए मांगना है जो मांगना है। तेरी हालत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं सही हूँ, सही तो तू नहीं है कहीं से भी। वो अपना मिलकर अपनी दोस्त से चली गई। अगले दिन शिवरात्रि थी, ये जल चढ़ाने चली गई। लाइन में ऑफकोर्स लगना पड़ता है, थोड़ी सी भीड़ होती है। जब ये वापस आई तो इनके हस्बैंड ने बदतमीजी करी, मतलब ठीक है, सॉरी ज्योति जी, जो आपने कहा है वो मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे एल्गोरिथम के हिसाब से कि आपके पतिदेव ने किस हद तक बदतमीजी करी थी। भाई साहब आप भी सुन रहे होगे कहानी। तो ये जो आपने हरकत करी थी ये मर्दानगी की निशानी है। बोलने को बहुत कुछ बोल दूं भाई साहब, लेकिन वही है ना कि यूट्यूब के एल्गोरिथम की वजह से थोड़ी सी बेड़ियाँ पड़ी हैं पैरों में। अदरवाइज़ मैं तो इस मुद्दे पे ऐसी ऐसी बातें बोल जाऊं कि यहीं से बैठे बैठे आपकी आंखों में दिख जाएगा सर। होता क्या है, इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी गई, इनको फिजिकली भी हार्म किया गया। सास ससुर सामने बैठे हैं और वो अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि अरे छोड़ भैया, क्या कर रहा है तू, मार देगा क्या इसे? और ये क्या करके आई? बहुत बड़ा गुनाह करके आई थी, महादेव पर जल चढ़ा कर आई थी। इनके इधर थोड़ा सूज गया था चेहरा। अगले दिन भाई आया था, क्योंकि भाई की एक बहुत अच्छी जॉब लगी थी मिठाई का डिब्बा देने। उनकी बहन ने घूंघट उठाया ही नहीं। भैया बार बार कह रहा है दीदी मेरी जॉब लग गई है और ये सभी के लिए मैं मिठाई लाया हूँ, और मम्मी पापा पूछ रहे थे तू ठीक है। बस वो हाँ बात खूब कर रही थी।
उसने घूंघट नहीं उठाया। जब वो जा रहा था और उसने अपने जीजा जी के भी पैर छुए और दीदी के भी पैर छुए, तो उसकी नज़र जी मतलब तो उसकी नज़र दीदी के चेहरे पर पड़ गई। उसने जैसे ही दीदी के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया, दीदी ये क्या है, वो एकदम पीछे 2 कदम होती है और कहती है तू जा यहाँ से, और घर में सबको बताइए मैं ठीक हूँ। इसने जीजा जी की तरफ देखा, उसके जीजा जी ने जेब से उसके सामने निकाली, लगाई और माचिस लगा के उसके सामने धुएं निकाल रहा है। भाई है बहना का, ये तो जीजा एक रिश्ता ऐसा है कि उसके हाथ बंधे हैं, वरना उसके एक थप्पड़ पे फिरकी सा बन जाता। भाई सेहतमंद था, थोड़ा ठीक ठाक, अच्छी खासी सेहत। छोटा भैया है लेकिन डील डॉल में जीजा जी से भी बड़ा ही है। चला गया यहाँ से। जाने के बाद उसने अपने घर पर बताया, माँ बाप ने कह दिया कि अब वो अपने आप एडजस्ट कर लेगी। भाई को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, कैसे एडजस्ट कर लेगी। उसका वहाँ कोई मतलब मान सम्मान नहीं है। दीदी का तो छोड़िए, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अपने मम्मी पापा का भी सम्मान वगैरह नहीं करता है। घर में खड़े होकर चौखट पर उन्हें मेरे सामने इस तरह से जलाकर धुआं निकाल रहा है। छोड़ बेटा, तू अपना नौकरी पर फोकस कर। ऐसा है, मैं ना चुप तो नहीं रहूँगा, मैं दीदी के पास कल फिर जाऊँगा। अरे नहीं, ऐसे बार बार नहीं जाते हैं, पता है उसके घर में कितना बुरा लगेगा। क्यों, कोई भाई अपनी बहन से मिलने के लिए नहीं आ सकता? आ सकता है बट तू नहीं जाएगा। अब इस भाई को बहुत ज़्यादा, देखिए बहन भाई एक दूसरे के कितने भी बाल नोच लें, ठीक है, बचपन में दोनों की बहुत ज़्यादा शरारतें होती हैं। तूने मेरे जूते कैसे पहन लिए, तूने मेरी जैकेट कैसे पहन ली। लेकिन भाई को अगर खरोंच आए या बहन को अगर खरोंच आए और सच में रिश्ता प्यार वाला है, तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी तीसरे को। होता क्या है कि इसे बड़ी परेशानी हो रही थी, तो इसके कुछ दोस्त रहते थे बीकानेर में। इसने कहा कि ऐसा है कि हर दूसरे तीसरे दिन घर के आसपास थोड़ी नज़र रखना, दीदी के साथ वहाँ बर्ताव ठीक नहीं हो रहा है। अब इसके सारे दोस्तों ने कहा कि तू कहे तो जिया जी को कहीं रोक लें 2 मिनट के लिए। इसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो घूम फिर कर घर ही जाएगा, है ना, और घर जाएगा फिर दीदी से बदतमीजी। लेकिन बस ध्यान रखना यार, क्योंकि मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, है। अब बात ऐसा है कि आप किसी के घर के आसपास कितनी देर तक नज़र रखोगे, सबके अपने अपने काम हैं। लेकिन एक ऐसे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी पर नज़र रखते हैं, महाकाल। इसने महादेव से अरदास लगानी शुरू कर दी, और महादेव से अरदास लगाई हुई व्यर्थ नहीं जाती है। ये रोज़ मंदिर जाती थी, सुबह 4 साढ़े 4 बजे मंदिर गई, जल अभिषेक किया, वापस आई, पति की डांट सुनी, ताने सुने, गाली गलौज सुनी, कभी कभी थप्पड़ भी महसूस करे। लेकिन ये जिंदा थी, ये बस जी रही थी। ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जब शादी हुई तो 50-52 किलो के आसपास थी। शादी को अब 8 महीने बीत चुके थे। इनका वजन 30-32 के आसपास आ चुका था। ये एकदम से खड़े होकर नहीं चल सकती थी, पहले सहारे से खड़ी होती थी, फिर धीरे धीरे चलती थी। शारीरिक कमजोरी बढ़ती जा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब होती जा रही थी इनके साथ। मम्मी पापा मिलने कभी नहीं आए। एक बार की बात है, जब ये महादेव के सामने थी, जल अभिषेक कर रही थी, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। तो होता है ना कि जब आप जल अभिषेक कर रहे हो, मतलब जल चढ़ा रहे हो, तो जो आया है वो, देखिए अगर दिमाग है उसमें इस बात को लेकर, तो वो रुक जाएगा कि ठीक है पहले आप जल अभिषेक कर लो, उसके बाद मैं जल चढ़ा दूंगा। बहुत से होते हैं, आएंगे खड़े होंगे ऐसे ही जल फेंक देंगे। बहुत मैं उस विषय में बात करूंगा, फिर बात लंबी हो जाएगी, तो कहानी पर ही रहूं। इसने देखा कि कोई आकर खड़े हुए हैं, तो ये थोड़ा सा साइड हो गई कि बस 2 मिनट की बात है, मैं जा रही हूँ। इन्होंने जल अभिषेक करा, अच्छे से फूल माला वगैरह सब लगा ली। जब पलट कर देखती हैं तो बाबूजी नहीं थे। जब सीधी हुई है सामने, मतलब इसने जब गर्दन घुमाई तो वो सामने बैठे हैं, ना हाथ में जल है ना कुछ। काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं ये। भाई साहब जो होंगे, इनकी उम्र रही होगी 75 या 78 के आसपास। बुजुर्ग हैं, बाल बहुत लंबे लंबे हो रहे थे। माथे पर जैसे हमारे महादेव के टीका लगता है, ऐसे टीका भी लगा रखा था। जल अभिषेक करने ही नहीं आए। उन्होंने देखा तो पहले तो ज्योति को ही नहीं समझ आया कि दरवाज़ा सिर्फ मंदिर में आने का यही था। वो अभी पीछे खड़े थे। 1 सेकंड के लिए मैंने चेहरा आगे किया, पीछे देख रही हूँ वापस, तो वो वहाँ नहीं है और सामने बैठे हैं। ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये आए क्या, मतलब बिल्कुल दरवाजे के पास ही तो हुए हैं।
मैंने एक सवाल कर लिया, बाबा आप कहाँ से आए थे? तो उन्होंने कहा मैं यहीं पर था बेटा, तू बाद में आई है। अच्छा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है बेटा तू? हाँ हाँ जी, हाँ जी। मुझे नहीं लगता कि तू ठीक है। वो देख, तू आई और प्रसाद ये लेकर नहीं गई थी, ये कल तेरे लिए रखा गया था। अब वहाँ एक रुद्राक्ष रखा था, मतलब सिर्फ एक रुद्राक्ष, ठीक है बाबा, लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के बहुत सारे नियम होते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ हाँ पता है, लेकिन तुझे नियम नहीं, बस इसे रख ले अपने पास, बहुत मदद मिलेगी तुझे। इसे मतलब आज तक नहीं समझ आया, अभी भी इन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या हुआ था। बाबा धन्यवाद आपका, लेकिन पंडित जी ने मुझे कुछ बताया नहीं। अगर वो प्रसाद देंगे तभी, वरना ये चोरी नहीं हो जाएगी? प्रसाद में चोरी हो रही है क्या? ये तेरे ही नाम का है बेटा, उठा ले। उसने रुद्राक्ष उठाया, हाथों में रखा, ऐसे हाथ जोड़े हैं, यूं माथे पे ऐसे करके जब देखा तो वो सामने बाबा नहीं है। ये एकदम विचलित हो गई, टेंशन में आ गई, खड़ी हो गई। ये तेज तेज आवाज़ देने लगी, बाबा जी आप कहाँ हो, बाबा जी आप कहाँ हो? तो यहाँ जो पंडित पुरोहित हैं वो आ गए, एकदम पूछते हैं, अरे बेटा क्या हुआ, तू ठीक है? यहाँ जो अभी बुजुर्ग आए थे वो कहाँ चले गए? वो मुझे ये रुद्राक्ष दे के गए हैं। वो जो पंडित जी हैं उन्होंने कहा, बेटा एक काम करेगी जी, इस रुद्राक्ष को, मैं 1 मिनट, अभी कहीं जाइयो नहीं, ये भागे भागे गए, कहीं से एक बड़ी सी कटोरी लेकर आए, कहते हैं कि रुद्राक्ष को एक बार इसमें धो दे। उसने कहा क्या कह रहे हो? एक बार बेटा। उसने एक लोटा जल भर कर लाती है और रुद्राक्ष को धो देती है। अब उस पानी को इन्होंने माथे पर लगाया, 2 घूंट पीने के बाद महादेव के सामने हाथ जोड़ दिया। अब उसने कहा कि पंडित जी आप ये क्या कर रहे हो? कह रहे वो महादेव थे जो तुझे दिखे हैं, और महादेव ने तुझे ये मतलब रुद्राक्ष दिया है। आज के बाद ये जो पानी है ये कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा। जैसे जैसे कटोरा ख़त्म हो रहा होगा, खाली हो रहा होगा, मैं फिर पानी भरूंगा इसमें। और ये मतलब यकीन नहीं दिला सकता मैं तुझे कि ये बात सच है कि नहीं है। मेरी श्रद्धा है, मेरा भाव है कि महादेव खुद आए थे। इसने कहा कि मतलब मुझे वो ऐसे ही लग रहे थे जैसे आप हो, मैं हूँ, मतलब जैसे हम सुनते हैं। उनके चेहरे पर तेज था। हाँ तेज था, बुजुर्ग थे, कदकाठी बहुत ज़्यादा थी वो, मतलब बैठे हुए भी ये मानिए, जहाँ तक मंदिर में हमारे टाइल लग रही है, इतने ऊंचे, इतने चौड़े कंधे। उन्होंने कहा वो महादेव ही थे। अब इसने जब सुना ना तो इसके रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए कि महादेव ठीक मेरे सामने बैठे थे और मैं उनसे बात कर रही थी। उन्होंने यही बात बोली थी कि बेटा तू बाद में आई है, मैं पहले से यहाँ बैठा हूँ। अब जब ये घर गई तो घर पर सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा नहीं कि एकदम चमत्कार हो गया। अब रुद्राक्ष को रखने के लिए जगह ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ रखूँ। माता पिता ने बहुत पहले शादी के समय कुछ कंगन वगैरह खरीदे थे, तो वो जो ज्वेलर्स लोग होते हैं तो एक छोटा सा पाउच भी देते हैं ना, चेन वाला छोटा सा, उसमें ये घर में कभी कभी इसे 10-20 रुपए मिल जाते थे जो, तो वो ये रख लिया करती थी। उसमें रख दिया रुद्राक्ष, माथे पर लगाया और फिर अलमारी में। इनके हस्बैंड की आंख खुल चुकी थी। क्या रख रही है अलमारी में सुबह सुबह? पैसे निकाल रही होगी, तुझे तेरे माँ बाप के घर जाना होगा, वहाँ जाकर छोड़ आएगी। उसने कहा नहीं नहीं, वो पता है आज मंदिर में क्या हुआ। बकवास मत कर मेरे साथ, तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा। सुबह सुबह तेरा चेहरा देख लिया, अब तो दिन भी खराब जाएगा। अरे आप मेरी बात सुनो तो सही, आज मुझे ऐसा लगता है मैंने महादेव को देखा। अच्छा बकवास करवा लो, ये कुछ ना होता, समझ आ गई? अरे आप मतलब घर में मंदिर होने के बाद भी कैसी बातें करते हो। सुबह सुबह तेरे को तेरे हिसाब का प्रसाद दिलवा दूं? बहुत देर से बकवास कर रही है। ये चुपचाप नजरें झुकाकर चली गई। देखिए जैसा गाल वैसा तमाचा, मैंने पहले भी कहा है, जिस भाषा में आपसे बात हो उसी भाषा में जवाब दो, सामने वाले का इंटरेस्ट बना रहेगा। वरना वो बात करेगा साइंस की, आप करोगे मैथ्स की, तो कैसे ट्यूशन पूरी होगी? समझ रहे हो? आप भी अगर ऐसी सिचुएशन में रह रहे हो ना जहां आप पर इस तरह का कुछ प्यार बरस रहा है, जवाब देने शुरू कर दो। भगवान ने तुम्हारे हाथ बांध रखे हैं, सिर्फ जुबान से काम नहीं चलता, कुछ तो आपको बड़ा करना पड़ेगा। ये जो दरवाजे हैं ना घर के, ये अंदर आने के लिए जो खुलते हैं, इससे बाहर भी जाया जा सकता है। बाकी आप समझदार हो। इसने रसोई में जाकर सुबह का
वही प्रोग्राम शुरू करा, भाई नाश्ता बनाना है, सबके लिए तैयार करना है, टिफ़िन बनाना है। इनके हस्बैंड तैयार होकर जॉब गए। भाई साहब 2 घंटे में वापस आ गए, जॉब से निकल दिया, क्योंकि ये खा पी कर कल बदतमीज़ी कर गए थे। वैसे मैनेजर हैं, मैनेजर है तो सिर पे नाचेगा। 2-3 लोगों से बदतमीजी कर दी, उन्होंने शिकायत कर दी। मालिक ने आकर बात करी तो ये मालिक से थोड़ा उल्टा सीधा बोल गए। मालिक ने कहा बेटा घर बैठ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, ये रोज़ महादेव से प्रार्थना करें, महादेव सब कुछ ठीक हो जाए, महादेव सब कुछ ठीक हो जाए। जो बाबूजी हैं, इनकी पेंशन में कोई प्रॉब्लम सी आ गई थी। वो कोई फाइल कागज़ जमा होना होता है या पता नहीं क्या था, रुक गई। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, घर के बर्तन बजने शुरू हो गए। ये रोज़ महादेव पर जल अर्पण करके आती हैं और बहुत खुश है कि मेरे पास तो अब महादेव का साक्षात आशीर्वाद है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात है जिसमें इनके हस्बैंड कुछ ज़्यादा पी कर आ गए, घर के गेट पर आकर खड़े हुए और गिर गए। ये आधे घंटे 1 घंटे तक वहाँ पड़े रहे। घर वालों को अंदर नहीं पता और बाहर वालों को सबको ये था भैया इसका तो रोज़ का काम है, पड़ा रहने दो, घर वाले उठा लेंगे, अंदर ले जाएंगे। 2 घंटे बीत गए। ये 2 घंटे बाद बाहर किसी काम से आई थी, गेट के पास इन्होंने जब देखा तो ये बहुत विचलित हो गई, परेशान हो गई। ये अंदर आती हैं, मम्मी पापा को बताती हैं, आसपास के लोगों को बताती हैं, हेल्प कराई जाती है, इन्हें उठाकर अंदर लाया जाता है, इनका मुंह हाथ धुलवाया जाता है, थोड़ा इनका नशा उतरे भाई साहब, ऐसी हालत कराई जाती है। नशा तो उतर गया लेकिन इनका पता नहीं कैसे एक हाथ और पैर जवाब दे गया। एक तरफ से चेहरा हल्का हल्का सा टेढ़ा हो गया था, इसका मतलब ये पैरालिसिस है। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने कुछ दवाई बताई, कुछ मसाज बताई, कुछ टेस्ट वगैरह बताए। इतने इन पे पैसे ही नहीं है। लड़की ने कहा, मतलब ज्योति जी ने, कि मैं अपने घर से जाकर पैसे लेकर आती हूँ, अपने भाई को बोलती हूँ कुछ दे जा। नहीं बेटा कुछ नहीं। ये आदमी ऐसी स्थिति में भी इसको उल्टा सीधा बोल रहा है, ठीक है, ऐसी परेशानी हो रखी है तेरे साथ, उसके बाद भी इसकी ज़ुबान मतलब निहायत ही बदतमीजी कर रहा है। करते 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 2 महीने बीत गए। ये रोज़ महाकाल से प्रार्थना करें, महादेव से प्रार्थना करें, महादेव सब कुछ ठीक हो जाए। एक बार की बात है, यहाँ सुबह 2 लड़कियाँ थीं, जब ये अपने गेट पे कपड़े वगैरह सुखा रही थी, वो बात करती हुई जा रही थी कि अगर कहीं टिफ़िन की व्यवस्था हो जाए, भाई हम दोनों को ही खाना बनाना नहीं आता और बाहर बहुत महंगा बैठता है। इसने अंदर आकर अपने सास ससुर से ये वाली बात कही कि मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ, क्या मैं टिफ़िन उन दोनों लड़कियों को। अब बेटा तू जानती है कि वो कहाँ रहती हैं? नहीं मतलब यहाँ आगे बहुत सारी लड़कियाँ हैं ना, हॉस्टल भी है। हाँ तो हॉस्टल में कैंटीन भी होती है। नहीं हॉस्टल के आसपास क्या पता कुछ लोग रहते हो जिन्हें खाने की ज़रूरत हो। अब ऐसे घर घर जाकर तो पूछ नहीं सकती। अम्मा बाबूजी ने कहा कि देख पहले इसकी परमिशन ले ले, अगर ये कहेगा तभी जाना। उसने कहा कि ऐसा है, मतलब वो हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, एक पैर काम नहीं कर रहा है लेकिन धीरे धीरे उठना बैठना हो पा रहा है। वो क्या बोलता है कि हाँ तेरे एक टिफ़िन से घर चल जाएगा। बदतमीज़ी फिर भी नहीं छूट रही है उसकी भाई साहब की। उसने कहा कि नहीं देखिए हम घर में जो खाना बनाते हैं मैं वही खाना परोसूंगी, हम चारों के लिए जो बनता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ स्पेशल उनके लिए बना रही हूँ। उसने कहा जा बना ले, 10 रुपये मिलेंगे, उन 10 रुपये में महल खड़ा कर लियो। इत्तेफाक की बात देखिए, ये बाहर निकली है और वो लड़कियां दोनों फिर दिख गई। अच्छा सुनो बेटा, उन्होंने कहा जी आंटी आपको टिफ़िन की ज़रूरत है, मैं टिफ़िन बनाती हूँ। अरे वाह क्या बात कर रहे हो आंटी, देखिए लेकिन हम सिर्फ वेज खाते हैं। हाँ हाँ मैं भी महादेव की बिटिया हूँ, यहाँ नॉन वेज हमारे घर में नहीं बनता है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, पहले तुमने टिफ़िन लगा रखा था? हाँ वो बहुत ज़्यादा उनका स्पाइसी होता है और 2-2 दिन वेट करते रहते हैं, कहते हैं कि कल सब्ज़ी ख़राब हो गई थी, और उनसे नहीं रखवाना टिफ़िन। पूछा कितने रुपए का था? एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, सच वाली अमाउंट नहीं बता सकता, ठीक है। उन्होंने कहा देखिए जी आंटी हमारे रोज़ का तो शायद 30 रुपये पड़ता है। अच्छा तो आप मुझे रोज़ का 25 का कर देना। आंटी लेकिन 25 में हो जाएगा? अरे तुम पहले खा कर बताओ, 1 हफ्ते खा लो, ठीक है, अगर पसंद आता है तो कंटिन्यू करना। ठीक है आंटी, कल आपके घर से हम टिफ़िन ले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो अगले दिन इनके घर पर 8-9 बिटिया और आ गई। इनके हस्बैंड को देखा बेड पे लेटे हुए। अंकल नमस्कार, वो ज्योति दीदी हैं? अंकल आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं, मिल लो, अंदर है। वो जब अंदर गए बच्चे तो एकदम चहल पहल हो गई। भाई यहाँ एकदम सब सुनसान सा ही रहता है,
बहुत तारीफ़ करी, आपका खाना बहुत अच्छा था, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। अब सभी लोग अपना नाम पता वगैरह लिखवा गए। इसने कहा कि लेकिन मैं आप लोगों को बच्चों देने कैसे आऊँगी खाना, मेरे पास सर्विस के लिए ऐसा कोई नहीं है। तो इनमें से एक लड़की बोली, अरे आप ना निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल हमारे बराबर में एक भैया है, वो बोल रहे थे कि किसी उनके गांव से लड़का आया, कोई काम हो तो बताना, डिलीवरी वगैरह वो करवा देंगे। अच्छा, वो कितने रुपए लेंगे वो आप बात कर लो, हमें नहीं पता। अब इन सब ने अपना नाम एड्रेस सब कुछ लिखवा दिया, ये चली गई। कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद, एक लड़का आया साइकिल पे, छोटा ही था वो भी, मतलब ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं रही होगी उसकी, 17-18 साल के आसपास का छोटा सा बालक, बढ़िया सा। और वो पटना साइड का था, उसकी भाषा से पता चल रहा था। उसने मतलब बड़ी बहन से जैसे जिद्द करते हैं ना, उस तरह की जिद्द करी। और जिद्द क्या थी कि 2 बार का मैं खाना लूँगा तुमसे, आई समझ, मैं पैसे ना चाहिए। अब ये बड़ी अजीब बात है कि 2 बार का खाना लूँगा, सुबह भी खाना खाकर जाऊँगा और रात को भी खाना खाकर जाऊँगा। उसने कहा बेटा खाना तो मैं दे ही दूंगी तुझे, जब मैं सबके लिए बनाऊंगी तो तेरे लिए भी बना लूँगी, लेकिन पैसे कुछ तो लेगा। नहीं, मेरे को फिर भैया डांटेंगे, मैं किसी से पैसे पकड़ता हूँ तो। कौन भैया डांटेंगे? जिनके साथ मैं गांव से आया था ना। नहीं नहीं, मैं बिना पैसे के नहीं, तुझे पैसे मैं दूंगी। इन्होंने जिद कर आके जो भी उसके महीने के पैसे बनते थे उसके तय कर दिए। बहुत सीधा साधा प्यारा सा इंसान है। कुछ दिन बाद ही हस्बैंड ने बोल दिया कि ये सब बंद कर, अब तेरी नौकरी नहीं है भाई, हैं। जो बाबूजी हैं उनकी पेंशन की दिक्कत आ रही है, वो जो उनकी उम्र के बुज़ुर्ग लोग हैं सरकारी दफ्तर जाते हैं, अरे गलती हो गई थी, अरे जल्दी करा देंगे, अरे बैंक की गलती है, ऐसा कुछ कर के बात चल रही थी। लेकिन भैया पैसे चाहिए, ज़रूरत है। और ये जो खाना बना रही है ये महीने के पैसे नहीं ले रही थी। इसने बोल दिया था बच्चों से कि थोड़ा मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप डेली पैसे दे देना। उन्हीं पैसों से थोड़ा राशन आ जाता था, उन्हीं पैसों से घर चल रहा था, जैसे तैसे करके एडजस्टमेंट हो रही थी। इसके हस्बैंड ने कहा ये सब बंद कर दे। उसने कहा देखिए ऐसा है, आपकी दवाई जो आ रही है, घर में जो खाना आ रहा है वो सब इसी से ही आ रहा है। अगर मैंने हाथ रोक दिए, मैंने रसोई बंद कर दी तो दिक्कत हो जाएगी घर में। यहाँ इनके हस्बैंड को मम्मी पापा ने आकर समझाया कि वो कुछ गलत नहीं कर रही, बाहर जाकर नौकरी नहीं करेगी, तूने बोला था, अब घर से कर रही है तो इसमें भी दिक्कत है। अरे मेरे यार दोस्त आए थे कल, मुझे सुना रहे हैं अपनी पत्नी की कमाई खा रहा है। और अरे देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी कमाई खा रहे हो या मुझ पर कोई जिंदा हो, सब नहीं, मैं आप सबके पैरों की धूल हूँ, बस महादेव के आशीर्वाद से बस मैं काम कर रही हूँ। ये कहती है कि जब तक मैं रसोई में काम करती हूँ, पता नहीं ऐसा कैसे होता है, महादेव की आकृति दिखती है मुझे शीशे में। ऐसा लगता है कि जैसे रसोई के ठीक बाहर महादेव खड़े हैं और कहती हैं कि नितिन भैया आज भी दिखते हैं मुझे। बाकायदा साक्षात बाहर जाकर देखो तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि किसी कैलेंडर की शेडो बन रही है। हमारी रसोई में कोई कैलेंडर नहीं लग रहा था महाकाल का, लेकिन मुझे दिखते हैं। देखिए, आप खाना बनाते हो, 10 बार मिर्च ज़्यादा हो जाती है, 10 बार रोटी जल जाती है, कभी कभी पुलाव ख़राब हो जाते हैं, है ना। बोलना तो नहीं चाहिए, टचवुड, अन्नपूर्णा का हाथ है इनके ऊपर। इन्होंने अगर सिर्फ एक नज़र देखा कि 20 लोगों के लिए रोटी बननी है तो एक की ऐसी नहीं जाएगी थाली जो खाली रह जाए या वो खाली पेट उठ जाए। इनका काम धीरे 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 करके बढ़ता चला गया। यहाँ इन्होंने अपने काम से हटकर महाकाल को एक अर्जी लगा दी कि महाकालेश्वर आऊँगी, भस्म आरती में बैठना है और हस्बैंड के साथ आऊँगी। इनके हस्बैंड में ये कहती हैं कि इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू हो गई और इनके हस्बैंड के चेहरे पर भाव में इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई। उनकी आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। उनके हाथ जो पहले उठ रहे थे अब जुड़ गए। इन्होंने 1 साल अपने हस्बैंड को, जो कि बेड पर आ गए थे, जिनके हाथ पैर जवाब दे चुके थे, डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि बस अब मालिश और मसाज वगैरह ये जो होती है और कोई कृपा होगी, चमत्कार होगा। ये कहती हैं कि जो साधारण तेल होता है ना घर का, सरसों का तेल हो गया, गोले का तेल हो गया, नारियल मतलब, उसी से मैं इनके हाथ और पैर की मालिश करती थी। डॉक्टर्स ने और कई जानकारों ने कहा इससे नहीं होता, इसके लिए अलग टाइप की क्रीम, अलग टाइप की दवाइयाँ आती हैं। लेकिन मेरा वो जो मैं मालिश करती थी उसमें आशीर्वाद महाकाल का ले लेती थी। और कैसे? वो जो रुद्राक्ष है उसे माथे लगाकर जिस कटोरी से मैं मालिश करती थी उसके ऊपर एक बार घुमा देती थी और फिर
वापस उसके पास रखकर अंदर जैसे मेरे पर्स में रखा रहता है। ये कहते हैं कि नॉर्मल जब मैं ऐसे तेल लगाती थी तो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता था, लेकिन जब ऐसा मैं महादेव को मानकर करती थी तो इनके हाथ में थोड़ी थोड़ी जलन होनी शुरू होती थी। 1 साल 6 महीने 1.5 साल इनके हस्बैंड अपने पैरों पर खड़े हो गए, उनके हाथ जुड़ गए, उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने इसके पैर छू दिए। जिंदगी में मैंने बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं तुझे, बहुत ज़्यादा गलतियां करी हैं, पता नहीं क्यों। मेरे कल के सपने ने मेरी आंखें खोल दी। इनके माँ बाप पूछते हैं कि बेटा ऐसा क्या हुआ था। इन्हें ज्योति जी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तो ये कहते हैं कि कल रात मैंने यमराज देखा है और यमराज के सामने मैंने इसे खड़े हुए देखा है और इसका महादेव ने हाथ पकड़ रखा है। बस मेरे को ये इशारा काफ़ी है, मैं आज के बाद कभी तेरे पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तुझे जहां जाकर जॉब करना है तू कर सकती है। मौत की झलक ने आदमी के विचारधारा बदल दी। इन्होंने कहा नहीं, ईश्वर ना करे आपके साथ कभी कुछ गलत हो, जो हो गलत मेरे साथ हो। और मैं महादेव को कल भी मानती थी, आज भी मानती हूँ। जब मेरे आप अलग तरीके से स्वागत कर रहे थे मैं तब भी महादेव को नहीं छोड़ी। तो हो सकता है इसीलिए आपको ऐसा दिखा हो कि सपने में मैंने महादेव का हाथ पकड़ा हुआ है। इसने कहा नहीं, जो महादेव के हैं उनसे बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। और महादेव के क्या, किसी के भी अगर कोई भक्त हैं, न उनकी भक्ति का मजाक होना चाहिए न उनके विश्वास का। इनके हस्बैंड ने बढ़ चढ़कर इन्हें सपोर्ट करा। दीदी के पास ना 22-23 टिफिन थे, 25 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, 150 हो गए, आज 1800 है। 1800 टिफिन बकायदा, एक जैसे ब्याह हो कहीं ऐसा खाना बनता, यह बड़े बड़े डोल में। और हाँ, ये खाना बनाने के लिए अब बताते हैं, वैसे टीम है, करीब 20-22 लोगों की टीम है जो कि खाना बांटना, सामान लाना, सब्जी छीलना, सब कुछ करने में 20-22 लोगों की टीम है। मालकिन ज्योति, मैनेजर का नाम पता है आपको? आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।